कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना ए साथियों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की आज हमारी 16वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 16वीं क्लास है। आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये क्लास आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिट्टियां, उत्तर प्रदेश की मिट्टियां। क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश की मिट्टियां, जिसको मृदा भी कहते हैं और अंग्रेज भाइयों के लिए सॉइल ऑफ यूपी। ठीक, क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश की मिट्टियां, मिट्टियों को मृदा भी कहते हैं या फिर सॉइल। ठीक, सॉइल। अब हम लोग मिट्टियां पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि मिट्टी का निर्माण, जो मिट्टी है आपकी, उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? चट्टानों के अपक्षय से। कैसे? चट्टाने होती हैं आपके, उसके अपक्षय से। अपक्षय क्या होता है? जब चट्टाने टूटने फूटने के बाद एक ही जगह रह जाते हैं, उसको अपक्षय कहते हैं। ठीक, समझ गए आप? ठीक, अब इसके बाद है मिट्टी के अध्ययन। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है आपके पेडोलॉजी। क्या? पेडोलॉजी। ठीक, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। क्लियर? अब उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश की मिट्टियां हैं आपके, किसके? वैज्ञानिक के आधार पर, वैज्ञानिक के आधार पर मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा जा सकता है या फिर आपके उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है आपका? भावर एवं तराई क्षेत्र की मिट्टी। पहला है आपका भावर एवं तराई क्षेत्र की मिट्टी। दूसरी है आपकी गंगा के मैदानों की मिट्टी या गंगा के मैदानी क्षेत्र की मिट्टी। तीसरा है आपके दक्षिण के पठार की मिट्टी। ठीक, दक्षिण के पठार की मिट्टी। तो जो ये 3 भागों में आपकी उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को बांटा गया। अब देख लेते हैं। देखो, छोटा सा क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश का मैप बना लेते हैं। क्या बनेगा? नहीं सही, लेकिन समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप बन गया। ठीक, जो उत्तर प्रदेश के उत्तर में जाएंगे, आपके उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या है? ये है आपके शिवालिक की पहाड़ियां। क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां। जो इस उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है, कौन सा? ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी एरिया है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं भावर। ठीक, जो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी एरिया है, इसको कहते हैं भावर। और इसके बाद जो भावर के दक्षिण में ये वाला जो एरिया है, भावर के दक्षिण में ये वाला जो एरिया है, इसको कहते हैं तराई। क्या? तराई क्षेत्र। ठीक, और जो भावर और तराई के नीचे का एरिया है, ये वाला आपका, ये बीच वाला एरिया, जो ये वाला एरिया है आपका, ये कौन सा है? गंगा का मैदानी क्षेत्र। कौन सा? यहाँ पर आपकी गंगा यमुना नदियां बहती हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक, और जो आपका ये दक्षिणी वाला एरिया है, ये है आपका दक्षिण का पठार। कौन सा? दक्षिण के पठार वाला एरिया। ठीक, समझ गए आप? सब उत्तर प्रदेश के उत्तरी में सबसे उत्तर में क्या है आपका? भावर। भावर के दक्षिण में आपका तराई क्षेत्र, और भावर और तराई क्षेत्र के जो दक्षिण में है वो है आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र, जहां पर गंगा यमुना नदियां बहती हैं, और सबसे नीचे है आपका दक्षिण का पठार। ठीक है, तो हम लोग
इन जो 3 प्रकार की मिट्टियां हैं आपकी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब आप लोग नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए, भावर एवं तराई मृदा, भावर एवं तराई क्षेत्र की मिट्टियां। ठीक, तो जो आपके भावर वाला क्षेत्र है कौन सा है? उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग। कौन सा? तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है, वहां पर आपकी भावर क्षेत्र है। ठीक, तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, कंकड़ पत्थर बालू के मोटे मोटे कण वाली मिट्टी। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके उत्तर प्रदेश में ये शिवालिक की पहाड़ियां, उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या था आपके? शिवालिक की पहाड़ियां थी। तो जब वहां से नदियां आती हैं ऐसे बह बह के, तो क्या मोटे मोटे बालू के कण, इस तरह के मोटे मोटे बालू के कण लाकर ऐसे जमा हो जाते हैं। ठीक, ऐसे आपके मोटे मोटे बालू के कण लेकर आती हैं नदियां। तो जो बालू के कण जो लेकर आते हैं, ये भावर वाले क्षेत्र में आपके मोटे मोटे बालू के कण जमा हो जाते हैं। जो वहां पर आपकी मिट्टी होती है भावर क्षेत्र में, कैसी होती है? कंकड़ पत्थर और बालू के मोटे मोटे कण। ठीक, इसके बाद बात करें वहां की जमीन। जमीन कैसी होती है भावर क्षेत्र की? ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है। कैसी होती है? ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है, क्योंकि जब बालू के मोटे मोटे कण और कंकड़ पत्थर जमा हो जाएंगे तो जमीन आपकी कैसी हो जाएगी? ऊबड़ खाबड़ जमीन हो जाएगी। तो भावर की जो क्षेत्र की जमीन है आपकी, ऊबड़ खाबड़ जमीन है। बात करें कृषि की, तो आपके भावर क्षेत्र में जो कृषि है नहीं की जा सकती है, कृषि नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि यहाँ पर जमीन ऐसी है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, मोटे मोटे मिट्टी बालू के कण हैं, तो जमीन नहीं की जा सकती। ठीक, ये हो गया आपके भावर क्षेत्र। ठीक, इसके बाद जो तराई वाला क्षेत्र है, तराई वाले में क्या है आपका? कि भावर के दक्षिण वाला क्षेत्र। अभी आपको बताया था, जो भावर के दक्षिण वाला क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र, भावर के दक्षिण वाला। ठीक, अब बात करें यहाँ पर जमीन कैसी होती है, तो जमीन यहाँ पर समतल होती है। कैसी होती है जमीन? समतल। अब देखो क्या होता है, जब ये बालू के कण और ये यहाँ पर जमा हो जाते हैं भावर वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर क्या होता है? नदियां विलुप्त हो जाती है। नदियों वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि भावर वाले क्षेत्र में जब आपके मोटे मोटे बालू के कण जमा हो जाते हैं तो यहाँ पर नदियां क्या हो जाती हैं? विलुप्त। विलुप्त मतलब जो नदियां हैं इनके नीचे से बहने लगती हैं। जो ये मोटे मोटे बालू के कण होते हैं, इनके नीचे से नदियां बहने लगती हैं। और जब यहाँ पर आपके तराई वाले क्षेत्र में क्या होता है? तराई वाले क्षेत्र में आपकी नदियां फिर से दिखने लगती हैं। क्या होता है? कि फिर से दिखने लगती हैं। वहां तराई वाले जो क्षेत्र में होता है वहां पर तो बालू के कण नहीं होते हैं, तो इसलिए नदियों का पानी वहां पर फिर से दिखने लगता है। तो वहां पर आपकी जो तराई क्षेत्र में मिट्टी कैसी है? आपकी समतल मिट्टी है। कैसी है? समतल मिट्टी है। ठीक, कैसी है? और समतल मिट्टी है। और कैसी है? नमी युक्त एवं दलदली मिट्टी है। क्या है? जब नदियों वो किनारे की मिट्टी है तो कैसी होगी आपकी? नमी युक्त और दलदली मिट्टी है। ठीक, इसके बाद बात करें तराई क्षेत्र में कृषि, तो तराई क्षेत्र में जो कृषि है आपकी की जा सकती है। कृषि की जाती है क्योंकि यहाँ का एरिया जो है आपका समतल जमीन है, तो आपके यहाँ पर कृषि की जा सकती है। और कृषि कौन सी होती है? जिन फसलों को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जैसे आपकी गन्ना और धान। गन्ना, धान, जिन फसलों को आपके ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है वो वाली फसलें यहाँ पर उगाई जा सकती हैं। ठीक, तो अब भावर एवं तराई मृदा को समझ गए हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, गंगा के मैदानों की मिट्टी। क्या? नंबर 2, गंगा के मैदानों की मिट्टी। ठीक, अब जो गंगा के मैदानों की मिट्टी है, बात करें इसके निर्माण की। क्या? निर्माण। जो इसका निर्माण होता है कैसे होता है? नदियों के अवसाद से। जो नदियों के द्वारा बहाव में लाए गए अवसाद, उसके द्वारा क्या होता है? आपके गंगा के मैदानी मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, नदियों के
अवसाद से। समझ गए आप लोग? ठीक। तो कौन सी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है गंगा के मैदानों में? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। इसी को कहते हैं कांप मिट्टी और इसी को क्या कहते हैं? कछारी मिट्टी। क्या? जलोढ़ मिट्टी कह लो या कांप मिट्टी कह लो या फिर आप कछारी मिट्टी। ठीक, क्लियर? समझ गए? ठीक। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन ये बनता है बहुत ज्यादा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी तो कौन है आपकी? उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? बता देंगे आप कौन सी? जलोढ़ मिट्टी है जो आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्लियर? इसके बाद क्या है आपकी? जलोढ़ मिट्टी के प्रकार। जलोढ़ मिट्टी जो है आपकी कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है? जलोढ़ मिट्टी जो है आपके 2 प्रकार की होती है। कौन सी? बांगर मृदा और एक खादर मृदा। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर को ही कहते हैं पुरानी मिट्टी, बांगर को पुरानी मृदा और खादर को नई। ठीक, समझ गए आप? अब हम लोग पढ़ेंगे बांगर और खादर मृदा के बारे में। ठीक, तो एक साइड आप लोग लिख लीजिए बांगर मृदा, एक साइड खादर मृदा। ठीक, बांगर और खादर। अब देखिए बांगर मृदा कौन सी होती है? जिस क्षेत्र में बाढ़ नहीं, जहां पर आपकी नदियां जो है बाढ़ का पानी लेकर नहीं आ पाती हैं, वहां पर आपकी बांगर मृदा होती है। कौन सी? पुरानी मृदा। कौन सी? बांगर या फिर पुरानी। इसी में आप लिख लेंगे बांगर या फिर पुरानी। ठीक, और यहाँ पर आपका उच्च भूमि क्षेत्र होता है, जहां पर आपके बाढ़ का पानी नहीं आ पाता है, वो होता है आपका बांगर क्षेत्र। ठीक, बिना बाढ़ वाला क्षेत्र। कौन सा? बिना बाढ़ वाला क्षेत्र। जहां पर आपका बाढ़ का पानी नहीं आ पाता है वहां पर आपकी बांगर मृदा पाई जाती है। और जो ये क्षेत्र होता है उच्च भूमि, ऊंची जमीन होती है। ठीक, और बात करें यहाँ के उपजाऊ जो मिट्टी होती है बांगर मृदा, ये आपकी उपजाऊ होती है या नहीं? तो ये आपकी कैसी होती है? कम उपजाऊ। कैसी होती है? कम उपजाऊ मिट्टी होती है आपकी बांगर मृदा। ठीक, समझ गए आप? अब बांगर मृदा के ही कुछ अन्य नाम है। क्या? कुछ अन्य नाम। बांगर मृदा के कुछ अन्य नाम क्या क्या है आपके? दोमट मिट्टी, दोमट या फिर बलुई दोमट। कौन कौन सा? दोमट या फिर बलुई दोमट। ठीक, और ये मृदा कहाँ पर पाई जाती है आपकी? बांगर जो मृदा है आपकी। ठीक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? उपहार। क्या? पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसको उपहार मृदा भी कहा जाता है। किसको? बांगर मृदा को आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है? उपहार मृदा भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद बात करें कि इस बांगर मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो किसकी कमी होती है आपकी? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। बांगर मृदा में आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक, समझ गए आप? बांगर मृदा बिना बाढ़ वाला क्षेत्र, उच्च भूमि, कम उपजाऊ, कुछ अन्य नाम क्या क्या आपके? दोमट और बलुई मिट्टी। ठीक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? उपहार कहा जाता है। कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। समझ गए? ठीक, इसके बाद देखिए खादर मृदा। खादर यानी कि नई मिट्टी। ठीक, अब ये कहाँ पर होती है आपकी खादर मृदा? कहाँ पाई जाती है? बाढ़ वाले क्षेत्र में, जहां पर नदियां प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी आता है, नदियों के द्वारा बाढ़ का पानी बहाकर लाया जाता है, वहां पर आपकी खादर मृदा होती है। जो ये वाला क्षेत्र होता है कैसा? निम्न भूमि वाला क्षेत्र होता है। ठीक, बात करें यहाँ की मिट्टी उपजाऊ तो कैसी होती है? अधिक उपजाऊ होती है। जो खादर वाला क्षेत्र होता है क्योंकि नई मिट्टी आती है हर साल, तो क्या होता है? अधिक उपजाऊ हो जाता है। ठीक, इसके जो अन्य नाम और क्या क्या होते हैं? बलुआ, शिष्ट बलुआ या फिर नूतन कांप। क्या? बलुआ, शिष्ट बलुआ और नूतन कांप के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक, बात करें इसमें कमी किसकी होती है? कमी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और चूना। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना। खादर मृदा जहां पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी आता है, अधिक उपजाऊ होती है। अन्य नाम क्या क्या है आपके? बलुआ, शिष्ट बलुआ या फिर नूतन कांप। ठीक, कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना। ठीक, समझ गया?
बांगर और खादर को आप अच्छे से समझ गए। ठीक ठीक, इसके बाद एक नोट लिख लीजिए, नोट बना के, कि खादर क्षेत्र में जब नदियां अवसाद जमा करती हैं, जो खादर वाला क्षेत्र है जब वहां पर नदियां अवसाद जमा करती हैं तो रेत के 10 से 20 फुट ऊंचे टीले बन जाते हैं। क्या? जो आपके रेत है 10-20 फीट के ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं, तो जिन्हें क्या कहा जाता है? भूड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूड़ कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि भूड़ किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? खादर क्षेत्र में जब नदियां अवसाद जमा करती हैं तो रेत के 10 से 20 फीट के ऊंचे टीले बन जाते हैं, उन्हीं को आपका भूड़ कहा जाता है। ठीक, तो हम लोगों ने 2 मिट्टियां पढ़ी, एक भावर और तराई क्षेत्र की मृदा और गंगा के मैदानी क्षेत्र की मृदा। ठीक, इसके बाद दक्षिण के पठार वाली मृदा पढ़ेंगे, उसके बाद और भी जो अन्य मिट्टियां हैं उत्तर प्रदेश की वो पढ़ेंगे, तो वो हम लोग अब पढ़ेंगे अगली क्लास में। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।